हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम लेके हाजिर हैं आपके लिए 11th क्लास की एक और नई सीरीज, जो सब्जेक्ट है भूगोल। ठीक, ज्योग्राफी का जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट है, इसकी सीरीज आपको हम देंगे पूरी करके। इसमें 1 बाय 1 एक एक वीडियो की और दोनों पार्ट्स की देंगे। ठीक है, बस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए, साथ दीजिए और साथ में रिवीजन अच्छे से करते चलिए, पढ़ते चलिए, शेयर करते चलिए, वीडियो को लाइक्स और शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, क्योंकि चैनल अभी नया होने की वजह से सबको नहीं पता है। तो कोशिश है अपने दोस्तों में शेयर करें। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर 1, भूगोल एक विषय के रूप में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो पहली हेडिंग है पृथ्वी हमारा घर है। जैसा हम लोग पृथ्वी पर रहते ही हैं, पृथ्वी हमारा घर है। पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं। जैसे जो पृथ्वी है, इसके आसपास हम रहते हैं तो बहुत सारे तत्व हैं ना, बहुत सारे मटेरियल वगैरह दिखते हैं। ठीक, जिनमें से मृदा, वनस्पति, मैदान, पहाड़, नदियाँ, मौसम, सूर्य का प्रकाश, घर, सड़क, अस्पताल, खेत, पार्क, स्कूल, उद्योग, ऑफिस, व्यापारिक संस्थान आदि। हम जिस जगह रहते हैं, अगर हम इसको देखें, अगर हम यहाँ रहते हैं तो हमारे आसपास भी एक इकोसिस्टम होता है ना, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो इनमें से बहुत से तत्व प्राकृतिक के अंग हैं। इनमें से बहुत सी चीज़ें प्राकृतिक हैं, जैसे मैदान, पहाड़, नदियाँ, मौसम, सूर्य प्रकाश, ये सब प्राकृतिक हैं। तो ये प्राकृतिक अंग हैं जो जिसमें मनुष्यों ने कोई छेड़खानी नहीं की है, जो मनुष्यों द्वारा नहीं बनाई गई है। ये सब प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। जब कुछ का निर्माण मानव ने किया है प्राकृतिक के सहयोग से, और कुछ में क्या किया, मानव ने अपने हस्तक्षेप कर दिए प्राकृतिक के साथ। जैसे क्या क्या किया, उसमें घर बना दिया, सड़कें बना दी, अस्पताल बना दिए, जंगल काट के खेत बना दिए, पार्क, स्कूल, उद्योग, ऑफिस, व्यापारिक संस्थान अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाने लगा मनुष्य। तो वो क्या हुआ, आर्टिफिशियल कहा जाने लगा। ठीक है ना। जो प्राकृतिक के तत्व होते हैं उन्हें प्राकृतिक के तत्व कहते हैं। जब मानव द्वारा निर्मित तत्वों को मानवीय तत्व या सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। अगर वो मनुष्य उसमें कुछ हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है, तो उसे हम मानवीय तत्व या सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। ठीक है ना। इरेटोस्थनीज 276 ईसा पूर्व से 195 से 194 ईसा पूर्व को भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है ना। ये इनके जन्म वगैरह के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना। तो इनको कहा जाता है, इरेटोस्थनीज जो था उसको भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेटोस्थनीज यूनान के एक गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार थे। ठीक ना। इसमें जैसे गणित के बारे में भी इन्हें जानकारी थी, भूगोलवेत्ता मतलब ज्योग्राफी के बारे में भी जानते थे, और कवि भी थे, पोइट्री वगैरह भी लिखा करते थे, और नक्षत्र की भी इन्हें जानकारी थी। खगोलविद मतलब अंतरिक्ष के बारे में जो जानकारियां होती हैं। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेस्टोथनीज ने किया था। ये ग्रीक के विद्वान थे, इन्होंने किया था सबसे पहले जियोग्राफी का। भूगोल शब्द अगर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करते जियोग्राफी होता है। ठीक है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना था, जियो और ग्राफी। जियो मतलब हो गया पृथ्वी, और ग्राफोज मतलब हो गया था वर्णन। ठीक है ना, करना। इस तरह इस शब्द का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। तो जियोग्राफी में क्या होता है, पृथ्वी के बारे में हम समझते हैं, जानते हैं और पढ़ते हैं। इरेस्टोथनीज नामक ग्रीक विद्वान ने 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व में जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने फिर जियोग्राफी वर्ड का यूज़ किया। वर्तमान समय में भूगोल शब्द का अर्थ पृथ्वी की धरातल पर पाई जाने वाली स्थानीय तथा सामयिक विभिन्नताओं के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के बारे में जो सामने है और जो स्थानिक है और जो विभिन्नताएं हैं, उनके बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, भूगोल में करते हैं।
वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल, साइंटिफिक रूप में अगर ज्योग्राफी का हम देखें तो कैसा है, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, साइंस का सब्जेक्ट है। एक परिपक्व वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल निम्नलिखित 3 वर्गों के प्रश्नों से संबंधित है। 3 प्रश्नों से है। व्हाट, व्हेन, व्हाई वाला होता है ना, क्या, क्यों, कैसे वाली बात होती है, तो वैसे ही साइंस में होता है, तो यहाँ पे भी यही चीज है। पहला है क्या, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई। ठीक, 3 वर्ड आ गए, व्हाट, व्हेन, व्हाई। साइंस में ये पूछे जाते हैं, इन्हीं बेस पे साइंस पढ़ी जाती है, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना, या कहाँ हुआ, जो भी। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए होते हैं, जो क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मतलब ये क्या है। ठीक, कहाँ, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़े हुए होते हैं, ये कहाँ प्रश्न से संबंधित होते हैं, मतलब कहाँ से जुड़े हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। अब कहता है क्यों, अगर कहीं से जुड़ा है, ठीक है ना, तो क्यों जुड़ा है। कुछ प्रश्न कौन से तत्व कहाँ से स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाओं से जुड़े हुए होते हैं। ये प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के माध्यम का कारण, ठीक है, कार्यकारिणी संबंध से जुड़े हुए होते हैं। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, भूगोल का यह पक्ष जो होता है ना, वो क्यों से जुड़ा होता है, आखिर भाई ऐसा है क्यों, अगर है तो क्यों है, ठीक है ना, इससे जुड़ा होता है। हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर हम पढ़े ही क्यों भूगोल, ऐसा क्या है भूगोल को पढ़ने में जिससे हमें भूगोल पढ़ने में आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इसमें देखेंगे आगे। भूगोल का अध्ययन हमारे लिए अति आवश्यक है, क्यों। भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को समझने में आसानी होती है, ठीक है ना। जब हम भूगोल के बारे में पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि मानव समाज में जो विभिन्नताएं हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, जिससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। अब जब इसके बारे में हम जान लेते हैं, भूगोल हमको भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने तथा स्थान व समय अर्थात स्पेस एंड टाइम के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने की योग्यता देता है, कि मतलब समय के साथ जो परिवर्तन है उसके बारे में भी हम उसमें अच्छे से समझ पाए, इसकी भी वो क्या हमें योग्यता प्रदान देता है, मतलब समझ देता है। भूगोल मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित करता है। अब अगर हमें जैसे कोई मैप दे दिया होता है तो हम कैसे पढ़ेंगे कि यहाँ क्या दिया है, क्या रंग बिरंगा क्या है, ठीक है ना, पृथ्वी कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, जमीन कहाँ है, घास कहाँ है, ये हम कैसे जानेंगे, नदियाँ कौन सी होती है, इसके बारे में। तो भूगोल पढ़ने से हमें इसके बारे में भी जानकारी पूरी प्राप्त होती है। भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे कि भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS, संगणक, मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, दूर संवेदन, रिमोट सिग्नल के अध्ययन ने ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने की दक्षता प्रदान की है। भूगोल की वजह से हम सिग्नल वगैरह, GIS पद्धति जो होती है, इन सब के बारे में, मानचित्र को, कंप्यूटर वगैरह अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उस चीज़ों को। इसने विश्व में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन चलाने, भ्रमण व पर्यटन को बढ़ावा दिया है। ज्योग्राफी से ही हमें पता चलता है कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कैसे रास्ते मिलेंगे, हमें वहाँ का रास्ता कैसा है, समुद्री रास्ते से जाएं। जैसे कि यूरोप वालों का रास्ता इंडिया से बंद हो गया था तो वो घूम के समुद्र से आए, ठीक है ना, काफ़ी लंबा रास्ता था, फिर सुएज नहर बन गई बीच में, फिर वो शॉर्टकट मार के आने लगे, अब फ्लाइट से जाने लगे हैं, ठीक है ना। तो उनको पता था, अब वापस से फिर से क्या कर रहे हैं, वो पुराना वाला सिल्क रोड वाला रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराना रोड तो खोल के ही रखो। तो ये सब इनको जानकारी थी, तो इससे अच्छी तरह से वो रास्ते को समझ पाए। भूगोल के अध्ययन की 2 प्रमुख उपागम हैं, ठीक है ना।
एक क्रमबद्ध उपागम है और प्रादेशिक, क्रमबद्ध और प्रादेशिक, ठीक है ना, दो सिस्टम इसमें है इसके प्रमुख। क्रमबद्ध भूगोल सिस्टमैटिक भूगोल होता है, जैसे सीक्वेंस में 1 2 3 ऐसे करके सीक्वेंस में ही चलेगा ये, ठीक है ना। तो इसमें क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध विधि किसी क्षेत्र का समकालिक रूप प्रस्तुत करता है, उस समय का रूप प्रस्तुत करता है जो उस समय सिचुएशन थी। यह विधि राजनैतिक इकाइयों पर आधारित होती है। यह अध्ययन खोज तथ्यों को प्रस्तुत करती है। इस अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार व उप प्रकार निश्चित किए जाते हैं कि मतलब किस प्रकार से कोई घटना घटी हो। जैसे हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई तो एक अनुमान लगाते हैं या तो बाढ़ आ गई होगी या तो सूखा पड़ गया होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी तब जाके खत्म हुई होगी। प्रादेशिक भूगोल, रीजनल भूगोल क्या होता है? प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। मतलब पर्टिकुलर किसी एक शहर, किसी राज्य और किसी देश के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। यह विधि भौगोलिक इकाई पर आधारित है। यह विधि किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंध प्रस्तुत करती है कि वह उस प्रदेश, उस राज्य के लोग ऐसे क्यों हैं। क्योंकि वहाँ की जलवायु, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो ज़मीन है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ऐसा है, इसलिए वहाँ के लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। जैसे अभी हम अगर देख लें, आज के ही समय की अगर हम बात कर लें, अगर हम भारत के ऊपर वाले क्षेत्र की बात कर लें तो यहाँ तो बर्फ़ पड़ रही है, यहाँ तो बहुत ठंड है, ठीक ना। वहीं अगर हम भारत के मध्य भारत से नीचे की बात करें तो यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ इतने टाइम नॉर्मल सीज़न है, वहाँ ना स्वेटर पहनना है, यहाँ ना स्वेटर ओढ़ना है, ना कंबल ओढ़ना है, बल्कि बारिश अलग से हो जाती है ना। तो वो भौगोलिक गतिविधियों, भौगोलिक स्थिति की वजह से कि यहाँ परिवर्तन है। और इस अध्ययन में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। अब उसी से पता चलता है कि जो मतलब क्षेत्र हैं कैसे हैं, अलग अलग हर प्रदेशों की बाउंड्री लाइन होती है, ठीक है ना। इसे प्रादेशिकीकरण कहते हैं। मतलब किसी प्रदेश का एक बाउंड्री लाइन जैसे बना दिया, ये दिल्ली है, फिर यहाँ दूसरे राज्य हैं जुड़े हुए, यहाँ से दूसरा राज्य जुड़ा हुआ है, अलग अलग तरह से। तो ये भी क्या है, एक भौगोलिक ज्योग्राफी के वजह से ही, अच्छे उसकी मतलब नॉलेज होने के वजह से ही हम क्या प्रदेश का निर्धारण कर पाए हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, तो सारी चीज़ें देख के ही किया गया है। प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं, ठीक है ना। तो आपको बुक में से यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा कि जो भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल है, उसकी विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं। प्रादेशिक उपागम पर आधारित प्रादेशिक भूगोल की निम्नलिखित शाखाएं हैं। प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन है और प्रादेशिक नियोजन है, प्रादेशिक विकास है, प्रादेशिक विवेचना विश्लेषण है। अगर वहाँ की मतलब स्थिति है कैसी है उसके बारे में समझना है, उस क्षेत्र का अध्ययन करना है, उसके बारे में विवेचना करना, उसको मतलब पूरी तरह से एनालाइज करना, जिसको कहा जाए विश्लेषण करना, ठीक है ना। तो ये सारी इसकी ब्रांचेज हैं। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं होती है, एक भौतिक भूगोल होता है और एक मानव भूगोल होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को यही दो बुकें हैं जो पढ़नी पड़ती है ज़्यादा। अभी हम इसमें से पढ़ेंगे, बाद में हम दूसरे बुक में पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी से। तो देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों में हमें क्या क्या अध्ययन करना है, इसको देख लेते हैं। जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल का प्राकृतिक भूगोल से प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक ना। जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो नेचर से सीधी जुड़ी रहती है। पहाड़ है, नदियां हैं, झील है, समुंदर है और पेड़ हैं, जानवर वहाँ जो रहते हैं, ये सब प्राकृतिक से जुड़े रहते हैं। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। भूगोल की सभी शाखाएं आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इनमें सभी स्थानिक विशेषताएं जुड़ी होती है, इनमें सारी चीज़ें जुड़ी होती है। इसलिए ये आर्थिक भूगोल से भी जुड़ा हुआ है, आर्थिक रूप में भी जुड़ा हुआ है, जनसंख्या के बारे में,
जनसंख्या भी तो वहीं ज़्यादा पनप रही है ना, जहाँ सुविधा ज़्यादा होगी। पहाड़ों पे थोड़ी ना जनसंख्या ज़्यादा है। भारत में जनसंख्या अगर देखा जाए तो यूपी बिहार यहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, यूपी बिहार बंगाल ये सब में, क्योंकि ये मैदान है अच्छे जहाँ पे ये आराम से रह पाते। पहाड़ों पर जनसंख्या कम है। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला में निपुण होना चाहिए। जो जियोलॉजिस्ट होता है वो उसमें पूरी तरह से एक्सपर्ट होना चाहिए, किसमें, गणित और कला में, क्योंकि मैप बार बार डिज़ाइन करना पड़ता है ना, मैप बनाना पड़ता है, ड्राइंग बनानी पड़ती है, कैलकुलेशन उसे अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि भूगोल के अक्षांश व देशांतरों का अध्ययन करना पड़ता है, जिसके लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है, एवं मानचित्र तैयार करने के लिए कला का ज्ञान होना आवश्यक है। मानचित्र बनाने के लिए बताया ना कि ड्राइंग जरूर आनी चाहिए उसे। पता चला ड्राइंग ही नहीं आ रही है तो वो डिज़ाइन क्या बना पाएगा, मैप बना ही नहीं पाएगा वो। पहले के जो लोग हुआ करते थे वो मैप बनाया करते थे। भौतिक भूगोल का महत्व, अब हम देखेंगे भौतिक भूगोल का महत्व। भौतिक भूगोल में भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल, खाद्य श्रृंखला, मिट्टियाँ, मृदा पार्श्विका प्रोफाइल आदि का अध्ययन किया जाता है। ये प्रत्येक तत्व मानव के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगर जलमंडल सही नहीं हुआ तो इंसान भी मुश्किल हो जाएगा वहाँ रहना और खेती बाड़ी भी, और वायुमंडल अच्छा नहीं हुआ तो पॉल्यूशन करके सब परेशान हो जाते हैं। जैव मंडल अच्छा नहीं हुआ तो रहने के लिए दिक्कत हो जाएगी इंसान को। खाद्य श्रृंखला अच्छी नहीं हुई तो समस्या, मिट्टी अच्छी नहीं हुई तो खेती बाड़ी अच्छी नहीं हो पाएगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कहीं कहीं जगह बंजर खेती होती है, वहाँ इंसान खेती अच्छी नहीं कर पाता है ना। बंजर जमीन जहाँ पे होती खेती नहीं कर पाएगा तो खाएगा क्या फिर वो। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन से जुड़े विषय के रूप में विकसित हो रहा है। भौतिक भूगोल किसमें विकसित हो रहा है, मूल्यांकन प्रबंधन से जुड़े हुए संसाधनों को, ठीक है ना, संसाधन से जितने भी उनका मूल्यांकन करना और उनसे उनके प्रबंधन करने वाले विषयों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी में क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है तथा मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। अब तुम्हारे पास अगर 500 रुपये ही हैं तो तुम 5000 की उम्मीद थोड़ी ना करोगे। उस 500 रुपये में ही अपना तुम्हें विकास करना पड़ेगा ना, डेवलप। तो ठीक वही चीज़ कह रहा है कि जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में जितनी ज़मीन में सुविधाएं मिली है उसी में हमें डेवलप करना पड़ेगा। हम उम्मीद भले करें लेकिन हमें सुविधाएं नहीं मिल सकती क्योंकि है ही उतनी, ठीक है। वहाँ से फिर हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, तब धीरे धीरे जाकर परिवर्तन आएगा। सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है। सतत विकास क्या होता है, सतत पोषणीय विकास भी होता है। सतत विकास क्या होता है, जैसे कि एक पीढ़ी हो गई ना, जैसे एक पीढ़ी है, अब इसने जो सारी सुविधाएं ली उसके आने वाली दूसरी पीढ़ी को भी देखने को मिले, उससे तीसरी पीढ़ी को भी देखने को मिले। ये ना हो कि बाप दादाओं ने कोई दुनिया अलग थी और हमने देखा, हमारे पोते देखेंगे वो दुनिया अलग होगी उनके लिए। पता चला वो पूछेंगे कोयला क्या होता है, पेट्रोल क्या होता है। अब जैसे तुम सबसे कहा जाए, वो शादियों में एक गैस आता था, ठीक है ना, उसमें कपड़े का मेंटेन लगाया जाता था, वो ऐसे टाइप का होता था। यहाँ पे पूरा सिलेंडर हुआ करता था, वो लगभग 2-3 किलो का, और इस पे पहले वो सब्जी वाले भी बाज़ारों में रखा करते थे, और यहाँ पे उसमें ये पाइप हुआ करती थी और इसमें वो गुब्बारे जैसे ऐसे बांध दिया जाता था धागे से, और जब इसमें गैस फ्लो किया जाता था और यहाँ आग लगाते थे और ये फिर जलता रहता था। गैस पहले वैसे होते थे, कहते थे गैस वो है, लैंप है, गैस लैंप है, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ही उसको बुझाया, वो एक बार जो इसका मेंटेन होता था वो फट जाता, ख़राब हो जाता था जल के, वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर जब यूज़ करना होता तो दूसरा बांधना पड़ता था, कपड़े का हुआ करता था। अब वो चीज़ हम लोगों ने नहीं देखा। समय धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। आजकल सिलेंडर के लिए बॉटल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, काफ़ी समय 20-25 साल से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पाइपलाइन आ जा रही है। घर घर में सिलेंडर गायब, पाइपलाइन से ही चलाओ। जितना ये यूज़ कर रहे हो बस बिल देते जाओ और यूज़ करते जाओ, ख़त्म, टेंशन ही नहीं लगी है घरों में से, और जलाओ जितना जलाना है, खाओ बनाओ दिन रात, गैस ख़त्म ही नहीं होगी, खाली बिल आता रहेगा, ठीक है ना। जैसे अभी बिजली का बिल यूनिट पर यूनिट होता है, वैसे वो भी यूनिट के हिसाब से चलेगा या किलो के हिसाब से चलेगा उसमें। अगली हेडिंग है भूगोल का महत्व।
भौतिक भूगोल में भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल, खाद्य श्रृंखला, मिट्टी, मृदा, पार्थिव आदि का अध्ययन किया जाता है। ये प्रत्येक तत्व मानव के लिए महत्वपूर्ण है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन प्रबंधन से जुड़े विषय के रूप में विकसित हो रहा है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है। जो भौतिक पर्यावरण है उससे हमें पता लगता है कि किस संसाधन से हम क्या मतलब किस जगह से हमें कहीं एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है और किस स्थान पर हम किन प्रकार के संसाधनों का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे पानी में अगर हम कार चलाएंगे तो नहीं चलेगी ना, वहाँ पे नाव चलेगी। रोड पे हम नाव नहीं चला सकते, तो जैसा मतलब सुविधा होगी वैसी जगह पे हम वैसे साधनों का उपयोग करेंगे। तथा मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के लिए महत्व को रेखांकित करता है। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं। भौतिक भूगोल की निम्नलिखित 4 प्रमुख शाखाएं हैं। फिजिकल ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी है देखो। तो भू आकृति विज्ञान, मतलब उसके जो पृथ्वी है उसके बारे में पूरी जानकारी रखने वाले के लिए भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के भू लक्षणों जैसे महाद्वीपों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदी, घाटियों आदि का जाननिक अध्ययन करना, मतलब पूरा गहराई से उनके बारे में जानना। जलवायु विज्ञान दूसरा है। इसमें जलवायु तथा इसके संघटक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। वर्षा, तापमान, वायुदाब, पवन, आंधी आदि जलवायु के मुख्य घटक हैं। इनके बारे में कि कैसे होता है, हवाएं कैसे चलती हैं, वर्षा कैसे होती है, तापमान में कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, किन कारणों से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। जल विज्ञान, इसमें महासागरों, नदियों, झीलों, हिमानियों तथा जलवाष्प द्वारा प्राकृतिक तथा मानव जीवन के जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। मृदा, इसमें मिट्टी के बारे में सारी चीज़ जानकारी होती है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, उनके प्रकार, उत्पादक स्तर तथा उनके वितरण का अध्ययन, जैसे मिट्टी की कैसे उत्पत्ति अच्छी होगी। भौतिक भूगोल के अध्ययन का मानव के लिए महत्व, जैसे जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है ना उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो ह्यूमन के लिए, मनुष्यों के लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में यहाँ देखेंगे। भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है क्योंकि यह समस्त भूगोलों के अध्ययन को ठोस आधार प्रदान करती है। फिजिकल तरीके से जैसे हम सारी जमीन को, वातावरण को, सबको समझते हैं तो ये एक बेस प्रदान होता है। भूगोल की यह सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत शाखा भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा जैव मंडल के अध्ययन से संबंधित है। भौतिक भूगोल के इन सभी तत्वों, भू आकृतियों, जल प्रवाह व उच्चावच का विशेष महत्व है क्योंकि ये मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। जैसा क्लाइमेट होगा उसी हिसाब से मनुष्य की प्रवृत्तियाँ वहाँ पे होंगी, वहाँ काम धाम वैसे होंगे, वैसा रहन सहन होगा, खाना पीना उसी हिसाब से परिवर्तन होगा। जैसे देखते हो कई कई देश में अलग अलग है हिसाब किताब, कहीं ठंड है तो कहीं गर्मी है, ठंडी है। जैसे इंडिया में ठंडी गर्मी दोनों है, ऐसे कुछ देश हैं उसमें भी होती है, लेकिन कुछ देशों में सिर्फ गर्मी है। उदाहरणतः मैदानों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है। उपजाऊ मिट्टी कृषि को ठोस आधार प्रदान करती है। सभी मानवीय क्रियाकलाप को ठोस आधार प्रदान करती है। सभी मानवीय क्रियाकलाप भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं से प्रभावित होती हैं। मानवीय क्रियाकलाप भौतिक भूगोल की शाखाओं से प्रभावित होती हैं। जैसे मानव भूगोल, जैसे कि मानव भूगोल हो गया। मानव भूगोल भूपृष्ठ पर मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। घर, गांव, कस्बे, नगर, रेलवे, सड़कें, पुल आदि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और मानवीय तत्व कहलाते हैं। ठीक, मनुष्य द्वारा जो बनाए जाते हैं वो मानवीय तत्व कहलाते हैं और जो प्राकृतिक ने दिया है वो प्राकृतिक तत्व है। इसलिए मानव भूगोल बहुत ही विस्तृत विषय है। मानव भूगोल के निम्नलिखित शाखाएं हैं। सांस्कृतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, नगरीय भूगोल है, ग्रामीण भूगोल है, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, इनके अलावा भी हैं औद्योगिक भूगोल है, राजनैतिक भूगोल। इतनी सारी शाखाएं जो मानव भूगोल में आती हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में आती हैं। व्यापार एवं परिवहन भूगोल। आगमन पद्धति, ठीक, आगमन पद्धति के अंतर्गत भूगोलवेत्ता तथ्यों का एक समुच्चय एकत्रित कर लेते हैं, इनसे पाई जाने वाली समानताओं को छांट लेते हैं और नियम निर्मित करता है।
या अध्ययन विशेष से सामान्य के सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब कुछ स्पेशल उसको, जैसे बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए तो उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, फिर उस पर कुछ ना कुछ अपना जो एक्सप्लेनेशन होता है वो देते हैं, कुछ रूल बनाते हैं, वो अलग हिसाब से। निगमन पद्धति, इसके अंतर्गत कहे गए आधार पर काव्य वाक्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह विधि सामान्य से विशेष के सिद्धांत पर आधारित होती है। अब जो पहले पॉइंट में जो बताया गया उससे इसमें क्या होता है, निष्कर्ष निकालते हैं सिद्धांत पे। भूगोल किस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है, जैसे दूरी ने विश्व इतिहास को बदलने में एक प्रभावशाली कारक का काम किया है। क्षेत्रीय विस्तार ने युद्ध के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में अनेक देशों को सुरक्षा प्रदान की है। विस्तृत विशाल समुद्र ने नया विश्व प्रदान कर उसकी भूमि को युद्ध से बचाया है, मतलब एक नया ही क्षेत्र दे दिया समुद्र में। ठीक है, तो विस्तृत समुद्र मिल गया, सब अपना अपना एरिया है, वहाँ से अपना आना जाना सब करते रहते हैं। नहीं तो पहले ज़मीन से जाते थे तो बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती। भूगोल सामाजिक व प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध क्यों बनाता है? अब हमें पता ये देखना है सामाजिक और प्राकृतिक दोनों से कैसे संबंध बनाता है। भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। इसका अपना एक विधि तंत्र एवं उपागम है जो इसे अन्य विज्ञानों से अलग करता है। भूगोल का दूसरे विषयों के साथ परासरणी संबंध होता है, जबकि दूसरे विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। भूगोल वेष्टिपरक सूचनाओं के बहाव को अवरुद्ध नहीं करता है, जैसे कि शरीर की कोशिकाएं झिल्ली रक्त बहाव को अवरुद्ध नहीं करती है, इसी तरह ये भी किसी चीज़ को रोकता नहीं है। भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए क्षेत्रीय संदर्भ में उनका विश्लेषण करते हैं। मानचित्र, जो भूगोलवेत्ताओं का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्षेत्रीय प्रतिरूप को दृश्य रूप में दर्शाता है। मानचित्र में पता ही आपको कि मानचित्र में जो सर्च करते हैं भूगोलवेत्ता वगैरह होते हैं, किसी भी छोटे एरिया के बारे में, किसी भी देश के बारे में, बड़े भू आकार का, सब में वो अच्छे से विस्तार से उसमें बता पाते हैं। पहले बड़े एरिया को बताते हैं, फिर उसको पर्टिकुलर किसी छोटे एरिया का बड़ा मानचित्र बना दिया, तो उसके हिसाब से वो एक्सप्लेनेशन अच्छे से विस्तार से पढ़ सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, किसी को एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि इंसान सिर्फ मैप से ही कहीं भी पहुंच जाता है। भूगोल का अन्य सामाजिक शास्त्रों से संबंधित कैसे हैं? भूगोल की प्रमुख शाखा मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषयों में, जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, सांख्यिकी आदि के साथ निकट का संबंध रखता है, जो इस प्रकार है। जो भूगोल है वो इनसे एकदम जुड़ा हुआ है, सोशल से और पॉलिटिक्स से, सब चीज़ से। मतलब अगर भूगोल एक पढ़ने वाला बच्चा अगर सही से पढ़ ले तो बहुत से सब्जेक्टों से देखोगे आसपास सबसे लगभग जुड़ा ही होता है ये। जैसे इतिहास तथा भूगोल का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि ये दोनों विषय क्रमशः काल तथा स्थान के अध्ययन से संबंधित है। इतिहास तो हमें समय को बताता है, लेकिन भूगोल से पता चलता है कि उस स्थान पे क्या घटना घटी होगी, कैसे घटी होगी, क्यों घटी, कैसी सिचुएशन क्या हुई होगी, क्या समस्या रही होगी, क्या प्रॉब्लम, तो वहाँ पे हमें पता लगता है। राजनीति शास्त्र में राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता आदि का विश्लेषण सम्मिलित है। पॉलिटिशियन भी हैं, पॉलिटिक्स में भी जब राजनीति करते हैं तो किस क्षेत्र में कैसी राजनीति होनी चाहिए कि इसके बारे में भी जानकारी वहाँ देता है। कैसी जनसंख्या कहाँ होगी, कहाँ क्या काम कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या वादे कर सकते हैं, ये सब उसमें भी पता चलता है। जबकि राजनीतिक भूगोल में एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उनकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यापार तथा अध्ययन किया जा सकता है, व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है कि कहाँ की जनसंख्या किस तरह से व्यवहार करती है, उसको डिमांड क्या है, उन्हें चाहिए क्या, उस हिसाब से हम अध्ययन कर सकते हैं। भूगोल की एक उपशाखा आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र तथा आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं, इसलिए बहुत लोग करते हैं। जैसे कि अदर स्टेट में, यूपी वगैरह में अगर आप पढ़ते हो तो बीए जब करते हो फाइनल ईयर में, तो कहते हैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आपका कंबाइन सब्जेक्ट है, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से, जनसंख्या हो गई, चाहे गरीबी अमीरी होगी, तो दोनों चीज़ देखने को मिलती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इसमें आता है ज्योग्राफी में, और वहाँ जो इकोनॉमिक्स में वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, तो दोनों कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं पूरी तरह से। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल, सांख्यिकी से सामाजिक भूगोल
समाजशास्त्र से तथा सांस्कृतिक भूगोल मानव शास्त्र से संबंधित है। तो हर जगह ये एक दूसरे से ये रिलेटिव है, ठीक है ना। भूगोल का अन्य विषयों से संबंध, अब कह रहा है भूगोल, इनके अलावा भी भूगोल किन किन सब्जेक्टों से जुड़ा हुआ है, विषयों से जुड़ा हुआ है। तो अर्थशास्त्र से आर्थिक भूगोल, इतिहास से ऐतिहासिक भूगोल, राजनीति शास्त्र से राजनीतिक भूगोल, जल विज्ञान से समुद्र विज्ञान, ठीक, जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान, पादप और प्राणी भूगोल, वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान, जनसंख्या भूगोल, जानकीकी, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, ये सब अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा था, इन्हीं सब का यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया है आपको कि ये पूरा मतलब बता दिया है कि जो आपस में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसको याद कर लेना या नोट भी कर लेना याद करने के लिए। मानव एवं और प्राकृतिक के अंतर संबंध, मनुष्य और प्राकृतिक में आपस में कैसे संबंध है। तो मानव के अनुकूलन, एडॉप्टेशन तथा अपरिवर्तन अर्थात मॉडिफिकेशन के माध्यम से प्राकृतिक के साथ समझौता किया है। मानव ने उच्च तकनीकी एवं प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किए हैं। जैसे कुछ ना कुछ छेड़खानी कर दी है, जंगलों को काट दिया और सब चीज़ें, तो उसका नुकसान तो इंसान को झेलना ही पड़ता है और झेल भी रहे हैं, ठीक है ना। जिससे आज फिर वापस कह रहे हैं कि पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण सुरक्षित रखो, हर एक चीज़, पृथ्वी को बचाओ, सेव अर्थ, ये सारी चीज़ें मुहिम चलती रहती हैं। तकनीकी के क्रमिक विकास के साथ साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम करके श्रम क्षमता को बढ़ाया है तथा कार्य के दौरान अवकाश का प्रावधान किया है। मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मनुष्य ने क्या किया है, अपने काम को तो बढ़ा लिया लेकिन मेहनत कम की है, अपनी प्रेजेंट कम रख ली और कंप्यूटराइज सारा चीज़ हो गया। तो मशीनों से अब कलयुग है, मशीनों का ही युग है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर मशीनों से काम हो रहा है, तो एक इंसान कम से कम 10 के बराबर काम कर ले रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसमें डिटेल था। अभी तक हम इसके के बारे में ही हम पढ़ रहे थे, शाखा और ब्रांच के बारे में पढ़ रहे थे, और हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। और आगे भी हम इसके सारे चैप्टर आपको देंगे, समझाएंगे, ठीक है ना। और अगर बच्चे आप लोग कमेंट करते हो क्वेश्चन आंसर के लिए कि हमारे क्वेश्चन आंसर की रिवीजन कराओ, तो हम वो भी करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने पे, ठीक। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हम आते रहेंगे, ठीक है। और सारे क्लास के लगभग धीरे धीरे, क्योंकि हमारे देखो बच्चों ऑफलाइन भी हम पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी आप लोगों के लिए पढ़ा ही रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को कंटेंट मिल सके। तो कोशिश करते हैं हम पूरी मेहनत करने की, लेकिन समय कम होने की वजह से हम कंटेंट थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन पूरी कोशिश है आपको करेंगे, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट।